हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम में सबसे पहले हमें एरिया वेक्टर समझना होगा कि एरिया वेक्टर क्या है। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होता है? देखो, अगर हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक एरिया है। आपने अब तक यही सुना होगा कि जो एरिया है वो तो स्केलर क्वांटिटी होता है और मैं आपको बता रहा हूँ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो एरिया अब यहाँ से वेक्टर क्वांटिटी लिया जाता है कुछ कंडीशंस में। वो क्या कंडीशंस हैं? अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास कोई सरफेस एरिया है और इसका सरफेस एरिया S मैंने माना। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हम किधर लेंगे? अगर छोटा सा एरिया इसके अंदर मैं ये लेट कर लेता हूँ, एक छोटा एरिया मेरे पास इसके अंदर ये है, इसका डेल S एरिया है, तो इसका जो हम नॉर्मल वेक्टर या एरिया वेक्टर लेते हैं वो नॉर्मल के अलोंग लेते हैं, इस डायरेक्शन में एज्यूम करते हैं, हम कंसीडर करते हैं, बाय कन्वेंशन लेते हैं। ठीक है, तो बाय कन्वेंशन हम एरिया, किसी पर्टिकुलर गिवन एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में लेंगे। आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में हम क्या लेंगे? एरिया वेक्टर लेंगे। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एरिया है, अब इसका एरिया वेक्टर इधर भी है और इधर भी है, तो बाय कन्वेंशनली हम अपनी तरफ से मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं एरिया वेक्टर और इधर भी मान सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर हमें देखना होगा कि आउटवर्ड डायरेक्शन कौन सी है, ज्यादातर उसी में हम लेट करके यहाँ पर चलेंगे। बाकी इधर भी मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर, इस छोटे से एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो ये हो जाएगा। और एरिया वेक्टर लिखा कैसे जाएगा? एरिया वेक्टर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा और डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर क्या लिया है? एन लिया है, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड शो करेगा और ये हमारे पास डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो वेक्टर में दोनों आ गए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो क्या बन गया हमारे पास? एरिया वेक्टर। किधर लेते हैं एरिया वेक्टर? आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे। ठीक है, ये चीज भी हम यहां से याद रखेंगे। तो ये मेरा एरिया वेक्टर के बारे में था। अब मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी यूज होगा, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग a unit area, क्रॉसिंग a unit area। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया में से पास हो रही हैं उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेट कर लेता हूं कि मेरे पास ये एक एरिया है, सरफेस एरिया है, और इसमें से ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे ऐसे पास हो रही है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतने ही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 7। अगर इसमें से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो n हो जाएगा, 2 होंगी तो 2, 3 होंगी तो 3। अगर ये यूनिट एरिया हमने कंसीडर किया है then, ठीक है, यूनिट एरिया अगर हमने कंसीडर किया है then, तो जनरली अगर मैं लेट कर लेता हूं कि यहाँ पे छोटा सा मेरे पास एरिया वेक्टर है, ये डेल S इसका एरिया वेक्टर है, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल n इस डायरेक्शन में हो जाएगा और ये n बचेगा हमारे पास थीटा ऐसे। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। ठीक है, E डॉट ds। इसको हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगा सकते हैं, E ds। ठीक है, मैग्नीट्यूड में आ जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे cos थीटा। क्या हो जाएगा? cos थीटा। ये स्मॉल एरिया के लिए है। अगर मैं टोटल एरिया का फ्लक्स निकालता हूँ कि इसमें से कितने अमाउंट ऑफ फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है, तो
टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स के लिए क्या करते हैं, आपको पता है टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स के लिए छोटा जो होता है उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो फाई हमारे पास हो जाएगा क्या, E डॉट ds, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है E डॉट ds, और इसको ओपन करके हम लिख सकते हैं E ds cos थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये लिख देंगे तो मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ये शो कर रहा है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने एंगल से पास हो रही हैं वो हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। तो यहां से आपको पता चल रहा है डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो स्केलर क्वांटिटी ही आता है, ठीक है। अगर मैं इसकी SI यूनिट निकालूं तो SI यूनिट यहां से निकाल सकते हैं, इसकी क्या होती है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम होती है और डिस्टेंस क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फोर्स अपॉन Q होता है, तो फोर्स का न्यूटन, चार्ज का पर कूलम और मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखूं, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्या है ये E इंटू एरिया ही है, तो E क्या है हमारे पास फोर्स अपॉन चार्ज इंटू एरिया, तो क्या बनेगा फोर्स का MLT-2 और एरिया का क्या हो जाएगा L स्क्वायर और डिवाइड बाय चार्ज का क्या होता है 80। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, क्या होगा M L स्क्वायर L तो क्या हो जाएगा L क्यूब A-1 और T-3, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो मेरे पास एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में था। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है गॉस थ्योरम, आगे इसकी एप्लीकेशंस भी आएंगी जो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम गॉस थ्योरम की बात करते हैं कि गॉस थ्योरम क्या है। गॉस साहब ने बोला कि अगर ये हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है और इसके अंदर कोई चार्ज है प्लस Q सेंटर पर, प्लस Q इसके अंदर कोई चार्ज है, तो देखो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी निकलेंगी। पॉजिटिव चार्ज है तो हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। तो उसने ये बोला, क्या बोला, लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा सरफेस एरिया, ठीक है, एक सरफेस एरिया इस टाइप से मान सकते हैं कि लाइक ए बॉल है, फुटबॉल। और फुटबॉल आपने देखी होगी तो फुटबॉल में ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर थोड़ा सा इस टाइप से होता है। तो एक जो व्हाइट कलर का इस टाइप से बना हुआ है, एक जो व्हाइट कलर का इस टाइप से फुटबॉल में बना होता है, तो मैं एज्यूम कर सकते हैं कि वो एरिया मैंने यहाँ पर माना है स्मॉल एरिया ds, ठीक है, स्मॉल एरिया ds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से इधर निकलेगी सेंटर से, और इसका नॉर्मल वेक्टर भी हमारा इस डायरेक्शन में होगा कि आउटवर्ड नॉर्मल हमें लेना, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर भी ये इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो गॉस साहब ने हमें ये बोला कि इस एरिया से जो हमने व्हाइट या ब्लैक कलर का फुटबॉल में कंसीडर किया है, जो भी एरिया मैंने आपको बता के दिखाया था, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हमने फाई से नोट किया था और वो आया था E डॉट ds, ये शो कर रहा है हमारा क्लोज्ड सरफेस के लिए। ये क्या हमारा क्लोज्ड सरफेस के लिए शो कर रहा है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, क्या होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। क्या बोला उसने, क्या बोला, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया is equal to the 1 upon epsilon naught times the charge enclosed the surface। यानी टोटल फ्लक्स अगर मैं स्फीयर के अंदर से निकालता हूँ, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर स्फीयर के अंदर से मैं निकालता हूँ, स्फीयर जो हमने लेट किया है, इस स्फीयर के अंदर से हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, तो वो क्या होगा कि टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर मल्टीप्लाई बाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई बाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं
दूसरा ई डॉट ds हम यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा हम इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस एरिया है तो सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज द सरफेस। अगेन दोबारा से सरफेस इंटीग्रल, तो ये सरफेस एरिया का इंटीग्रल हो रहा है तो सरफेस इंटीग्रल क्लोज्ड सरफेस के लिए है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज द सरफेस। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन बता सकते हैं। इजी डेफिनेशन पहले वाली है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज द सरफेस। ठीक है, ये हमारे पास गॉस थ्योरम हो जाएगी। अगर मैं इसका प्रूफ देखता हूं, गॉस थ्योरम का प्रूफ, अब ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखो, अगर मैं ये मान लेता हूं कि सरफेस की रेडियस है मेरे पास r और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूं तो क्या आएगी बताओ? आपको पता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस का स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। क्लियर? और सरफेस एरिया कितना ले रखा है हमने? ds सरफेस एरिया ले रखा है। तो अगर मैं यहां से फ्लक्स निकालता हूं, ठीक है, क्या निकालता हूं? फ्लक्स फाई e, तो वो क्या हो जाएगा? E डॉट ds। तो देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी इधर है और ds की डायरेक्शन है वो भी इधर है। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो एंगल कितना आएगा? E ds cos 0 डिग्री। कितना आएगा? cos 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर है। तो ये जो एंगल है हमारे पास cos थीटा, जो एंगल है वो E और ds यानी एरिया वेक्टर के बीच में होता है। ठीक है, तो फाई E और क्या होगा? यहां से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाल ली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दें, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और इनटू ds। और क्या होगा? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो बाहर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस किसका होगा? ds का होगा। और क्या होगा? देखो, जो फाई E है वो हमारा किसके इक्वल होगा? यहां से मैं लिख सकता हूं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो यहां इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस ds, यानी इसका हमें टोटल का सरफेस एरिया देखना है। ठीक है, इंटीग्रेशन है तो क्या देखना है? टोटल सरफेस एरिया देखना है हमें। ठीक है, ये स्मॉल सरफेस एरिया था, अब इंटीग्रेशन टोटल का कर रहे हैं तो टोटल का सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां पर पुट कर देंगे 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर, तो फाई E कितना आ गया? Q बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। फाई E कितना आ गया? Q बाय एप्सिलॉन नॉट हमारा निकल के आ गया। यही क्या थी हमारी गॉस थ्योरम। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर एक गॉस थ्योरम प्रूव कर ली। अब कुछ न्यूमेरिकल्स मैं गॉस थ्योरम के साथ यहाँ पर लेकर चलता हूँ। ठीक है, अच्छे न्यूमेरिकल्स हम गॉस थ्योरम के कर सकते हैं। तो हमें गॉस थ्योरम की का जो रिजल्ट है वो याद रखना है। गॉस थ्योरम की जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है, क्या थी? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज्ड सरफेस क्या था? Q बाय एप्सिलॉन। ठीक है, सिंपल कह सकते हैं जो फाई है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। ठीक है, चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस यहां पर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन गिवन है, ये हमें एक सरफेस एरिया दे रखा है, इसकी ईच साइड है यहां से यहां तक a a। ठीक है, सारी साइड है इसकी a, ये क्या है? एक स्फीयर है और इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P जहां पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का Q, जहां पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का Q। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर प्लेट, थ्रू द स्फीयर।
इस स्क्वायर प्लेट से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा जाएगा वो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो एक बात सुनो मेरी यहाँ पर भाई, इससे तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, तो चारों तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास होंगी, कुछ यहाँ से ऐसे पास हो जाएंगी इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगी वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखो, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाकर यहाँ से सोचूं तो कौन सी कंडीशन हमारे पास आ रही है, कौन सी कंडीशन हमारे पास यहाँ पर आ रही है। ये देखो, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे ये प्लस का q चार्ज रखा हुआ है, ये a है, ये a, हर एक साइड क्या है इसकी a। तो अगर मैं इसी वाले सरफेस को लेकर एक स्क्वायर और बना लेता हूँ, ठीक है, इस टाइप से एक स्क्वायर और बना लेता हूँ, तो एक क्यूब बन गया। क्या बन जाएगा? एक क्यूब बन जाएगा। तो क्यूब के सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है। तो अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूं थ्रू द क्यूब, बात समझना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना आएगा? फॉर्मूला हमारे पास phi is equal to q upon epsilon नॉट। ये फॉर्मूला भी हमने निकाला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्यूब एक क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर प्लस का q चार्ज रखा हुआ है, तो phi is equal to q upon epsilon नॉट होगा। ये क्या होगा? इसके 6 सरफेस है, 1 2 3 4 5 6, इधर वाला 6, तो टोटल 6 सरफेस है क्यूब के। 6 सरफेसेस से, ठीक है, फ्लक्स क्या लिखेंगे? फ्लक्स थ्रू 6 सरफेसेस कितना है? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स थ्रू ओनली 1 सरफेस अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा? q/6 एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कि ये हमारे पास 6 में से एक सरफेस है। 6 सरफेस से पास हो रहा है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 1 से कितना पास होगा? q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम और लेकर चलते हैं, यहीं पर इसके साथ ही मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन हमारा फिर से वही है, ठीक है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द फ्लक्स। क्या फाइंड करना है? फाइंड द फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, as shown in figure, as shown in figure। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर है और यहाँ पर एक प्लस का क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूँ। ये एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के सेंटर पर एक प्लस का क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कितना फ्लक्स पास होगा इस हेमिस्फीयर में से, इस हेमिस्फीयर के इतने पार्ट में से कितना फ्लक्स पास होगा। तो देखो, अगर मैं एक छोटा सा हेमिस्फीयर इसके ऊपर और लेट कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा। क्या होगा? एक कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा। तो कंप्लीट स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और उसके हाफ से कितना पास होगा? हाफ से कितना पास होगा? Q/2 एप्सिलॉन। देखो, अगर एक कंप्लीट स्फीयर है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले भी लेट किया था, लाइक ए फुटबॉल, कंप्लीट स्फीयर के सेंटर पर हमने चार्ज रखा हुआ, तो phi इक्वल टू Q/एप्सिलॉन। अब ये हाफ से पास हो रहा है, हाफ से पास होगा तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? हाफ हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली मैं सिलेंडर का भी एक लेट कर सकता हूं एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है हमारा? ये हमने हेमिस्फीयर का लेट किया था, इसी टाइप से हम लेट कर सकते हैं सिलेंडर। लेट कर लिया मैंने कि यहाँ मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो है r/2। कितनी डिस्टेंस है? r/2। और यहाँ पर एक मेरा प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको r
डिस्टेंस का पूरा सिलेंडर लेट कर लेता हूं तो आधा उधर से जाएगा, आधा इधर से जाएगा, ठीक है, आधा उधर से जाएगा, आधा से, अब आधा इधर तो है नहीं, आधा इधर बचेगा, तो टोटल में से कितना पास होगा, टोटल जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और हाफ सिलेंडर के लिए कितना हो जाएगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the shaded surface। ये यहां पर एक क्यूब है, और इस क्यूब के सेंटर पर यहां पर मैंने एक चार्ज रख दिया प्लस का क्यूब। एक साइडेड सरफेस, ये हमारा साइडेड सरफेस है, इस सरफेस में से फ्लक्स कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, इस सरफेस में से फ्लक्स कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालें, कैसे निकालें इसको, तो बहुत ही थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को आपको कराते हैं। देखो क्या होगा, ये वाला चार्ज जो है चारों तरफ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देगा, ये आपको पता है, इधर भी देगा, इधर भी देगा, यानी हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जाएंगी। अगर मैं ये क्या है इसके सरफेस पर रखा हुआ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, इसके सरफेस से होती हुई, ठीक है, इसके सरफेस से होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी ऐसे जाएगी यहाँ से। ऐसे ही ये वाला जो सरफेस होगा, इधर वाला पीछे वाला सरफेस, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, ये वाला जो सरफेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि लाइक मान लेते हैं कि ये क्यूब है और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। जब यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ तो इस वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, इस वाले सरफेस से ऐसे जाएगी, और इस वाले सरफेस से ऐसे जाएगी, यानी इसमें से तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से होते हुए चली जाएगी, टच क्रॉस नहीं करेगी, टच होकर चली जाएगी, अंदर से भी बाहर से भी, ऐसे यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से चली जाएगी। अगर मैंने कहां पर रखा हुआ है चार्ज, इस वाले सरफेस पर रखा हुआ है, तो ऐसे ऐसे और ऐसे, अब इन तीन सरफेसेस से तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी नहीं, तो जाएगी किससे, इससे पास होगी, और इस वाले से पास होगी, और एक जो इधर की तरफ होगा मेरी वाली तरफ, उससे पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होगी, एक मेरी तरफ होगा उस टाइप से हमारे पास। तो देखो अब बाहर भी दे रहा है, ये अंदर भी दे रहा है, तो अगर मैं इसी पॉइंट को लेके एक स्फीयर इधर बना लेता हूं, इसी पॉइंट को लेके मैंने एक स्फीयर इधर बना लिया, ठीक है, ऐसे ही मैं एक स्फीयर इसका ऊपर बना लेता हूं, इसी पॉइंट को लेके एक स्फीयर ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ये इस टाइप से हो जाएगा, ऐसे एक इधर हो जाएगा, ठीक है, बना लेना इस टाइप से, ठीक है, ऐसे एक हमारा इधर हो जाएगा। तो अब देखो इस कॉर्नर को मैं एज्यूम कर रहा हूं, इस कॉर्नर को, तो इस कॉर्नर पर एक यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, अब इसके ऊपर भी एक आ सकता है, इसके ऊपर आ सकता है, इसके ऊपर। देखो इस कॉर्नर को हम कितने पार्ट में शेयर कर सकते हैं, एक मैंने लिया, दूसरा सेम रजिस्टर में यहाँ पर लाया, यहाँ पर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इस वाले के इधर लगा दिया, चार इसके ऊपर लगा दिया। ये कॉर्नर कहाँ शेयर हो रहा है, 8 क्यूब से शेयर हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, 8 क्यूब से। अगर इसको मैं 8 क्यूब के बीच में रखता हूँ, तब जो मेरे पास फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तब वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। 8 स्फीयर है इस टाइप से, सॉरी क्यूब है, यहाँ पर मैंने रखा हुआ है इसको, इस कॉर्नर को हम शेयर कर रहे हैं किसके साथ, इसके साथ शेयर कर रहे हैं, 8 के साथ कॉर्नर शेयर होता है, ठीक है। तो 8 में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो ये होगा। अगर मैं 1 में से बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, तो 1 क्यूब में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। और उसका भी देखो यहां पर रखा हुआ, तो इस वाले सरफेस, 3 सरफेस से नहीं जाएगा, 3 सरफेस से जाएगा,
तो शेडेड पोर्शन का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, Q/24 ε0। देखो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, अगर मैं इस कॉर्नर को लेता हूं तो मेरे पास 8 क्यूब हमें यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। तो 8 क्यूब से फ्लक्स आ रहा है इतना, 1 क्यूब से जाएगा Q/8 ε0। और इसमें भी ये वाला जो मेरा चार्ज है वो इस वाले सरफेस से लाइन पास नहीं कर रहा, इससे नहीं कर रहा, इससे इसने तो 3 से पास कर रहा है। तो 3 में डिवाइड होगा Q/ε0 8 ε0, 1 से कितना जाएगा 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/3 Q/24 ε0 हमारे पास आंसर आ जाएगा।